नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है आगामी यूके ट्रिपल एससी की दृष्टि से, ठीक है। जो सहायक अध्यापक LT 2024 की परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हमने NCF, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमने पढ़ लिया था, ठीक है, 1 घंटे की वीडियो, ठीक है। उसी के साथ हमने RTE, ठीक है, RTE भी हमने पढ़ा था, 1 घंटे की वीडियो थी। वो 2 वीडियो इसमें संलग्न है, ठीक है। उनका रिवीजन होगा, उनका रिवीजन करेंगे। और इसमें नया टॉपिक है आपका क्या, NKC के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए फटाफट और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो का PDF मैं आपको नीचे कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो जानते हैं NCF 2005, ठीक है, हमने पहले चर्चा परिचर्चा की है, आज इसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम में 5 वर्ष बाद संशोधन किया गया, ठीक है, पाठ्यक्रम में 5 वर्ष बाद संशोधन किया गया। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा बुलाई गई और 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 ईस्वी तक चली, ठीक है। देखो क्या बोला कि 5 साल बाद पाठ्यक्रम में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, उसमें संशोधन किया गया। और उसके लिए क्या, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्या, और एक क्या, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की क्या कार्यकारिणी सभा बुलाई गई, जिसकी मीटिंग 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली। इस सभा ने यह निर्णय लिया कि 21वीं शताब्दी के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, ठीक है। जो 21वीं शताब्दी है उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ईस्वी तैयार की गई और इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के शीर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया, ठीक है। देखो कब तैयार किया गया, तो 2005 में तैयार किया गया, ठीक है। और दिसंबर 2005 में से प्रकाशित करते हैं NCF को, ठीक है। इस फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से 12 तक कब, क्या, क्यों, कैसे पढ़ना सिखाना है, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है, इसका निर्माण क्यों किया गया और इसमें क्या संलग्न किया गया। जो कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी हैं उनमें, ठीक है, कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना सिखाना है, क्योंकि उस समय ICT का काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ रहा था। इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई, ठीक है। ICT, ठीक है, ICT क्या, ICT का फुल फॉर्म बताएंगे मुझे फटाफट। ICT इस बार हमारे सिलेबस में डाला हुआ है, क्या होता है बताओ मुझे, ICT बताएंगे मुझे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ICT के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, हमारे सिलेबस में है। तो उसके प्रभाव जब अधिक पड़ रहा था हमारी शिक्षा में, तो उसके प्रभाव को देखते हुए NCF 2005 की रूपरेखा तैयार की गई, ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक क्या कहा गया कि जो क्या होगा, जो शिक्षा होगा वह मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में होगा, ठीक है। शिक्षा का कैसा माध्यम होगा, मातृभाषा होगी सबसे पहले और उसकी क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा जहाँ का वो है, और क्षेत्रीय जिस क्षेत्र से वह आ रहा है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की भाषा में ही उसे शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी। गणित हो गया, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया, ठीक है। 1 से 5 तक की बात कर रहा हूँ मैं कि शिक्षा की रूपरेखा पाठ्यक्रम कैसे होगा, ठीक है। पाठ्यक्रम में कला व शिल्प संलग्न किया गया, ठीक है। और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा भी कक्षा 1 से 5 तक शामिल किया गया और कार्य अनुभव भी उसमें सम्मिलित किया गया 1 से 5 तक का जो पाठ्यक्रम था, ठीक है। 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम में क्या क्या, देखो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा तो इसके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, ठीक है। उसके साथ साथ आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव, सामाजिक अध्ययन जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स शामिल किया गया, ठीक है। तो 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में इतनी चीज़ों को शामिल किया गया था, ठीक है। कक्षा 9 से 10 की बात करूँ तो उसमें देखो सब में तो मातृभाषा तो सभी में होगी और क्षेत्रीय भाषा भी सभी में होगी, ठीक है। उसके साथ साथ पाठ्यक्रम अंग्रेजी में होना चाहिए, अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। संस्कृत और उर्दू और अन्य, ठीक है। अन्य मतलब जो जिस इलाके का है, तमिल हो गया, उड़िया
हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, संस्कृत, हिंदी, तो अन्य भाषा में उसे शिक्षा दी जाएगी। ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है। गणित से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए। विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस तथा इकोनॉमिक्स शामिल किया गया। उसी के साथ साथ कंप्यूटर हो गया, कार्य शिक्षा हो गया, शांति शिक्षा और कला शिक्षा भी शामिल किया गया कक्षा 9 से 10 तक, ठीक है। कक्षा 11 से 12 तक में आपका मातृभाषा तो है ही, उसके साथ साथ अंग्रेजी, ठीक है, गणित और कंप्यूटर इसमें शामिल किया गया। और दूसरा इसमें विज्ञान वर्ग ऐच्छिक शामिल किया गया, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल किया गया, ठीक है। कला वर्ग के लिए आपने 11 वर्ग में देखो, आपको पता है कि जो क्लास है वो 2 वर्ग में बढ़ जाता है, ठीक है, आर्ट साइड एंड साइंस साइड। तो आर्ट में आपका क्या, राजनीतिक हो गया, भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। और आपका विज्ञान वर्ग में क्या हो गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सम्मिलित किया गया। और उसी के साथ अगर बात करूँ आर्ट में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान भी सम्मिलित किया गया था, ठीक है। और तीसरा आपका होता है वाणिज्य वर्ग, जिसमें क्या, व्यापार अध्ययन और अकाउंटेंसी, ठीक है, वाणिज्य वर्ग उसमें शामिल किया गया। और कला शिक्षा और अन्य ऐच्छिक विषय उसमें शामिल किए। 11 में 3 भाग में डिवाइड कर दिया 11-12 को, ठीक है। एक आपका हो गया कला वर्ग, एक आपका कला वर्ग हो गया जिसमें आपका क्या, भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र हो गया। और दूसरा आपका हो गया क्या, दूसरा आपका हो गया साइंस विज्ञान वर्ग हो गया, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान हो गया। और तीसरा आपका जो वर्ग हो गया वो वाणिज्यिक वर्ग हो गया। वो कौन सा, वाणिज्यिक वर्ग हो गया, जिसमें व्यापार संबंधी हो गया, अकाउंटेंसी के बारे में शिक्षा दी जाएगी। उसी के साथ कला शिक्षा और अन्य ऐच्छिक विषय भी पढ़ाए जाएंगे। तो ये रिवीजन किया हमने एनसीईएफ, ठीक है, एनसीईएफ हमने 2005 के बारे में रिवीजन किया, जितना महत्वपूर्ण था रिवीजन क्लास हमने कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे, ये आपका नया टॉपिक है, इसे हम पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले हमने नहीं किया है, एनसीईएफ, एनकेसी, ठीक है, एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में 2006 से 9 तक चला, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ज्ञान आयोग बोलते हैं जिसे आप, ठीक है। तो देखो, भारतीय समाज को ज्ञानवान कैसे बनाया जाए, इस समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 जून 2005 को किसकी अध्यक्षता में, श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था, ठीक है। जो ज्ञान आयोग की स्थापना होती है किसकी अध्यक्षता में होती है, तो मुझे बताना है किसकी अध्यक्षता में होती है, तो सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में होती है, ठीक है। इसके समाधान के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, पूछ लेगा कि जो क्या है एनकेसी है, एनकेसी 2006 है, उसका गठन किसकी अध्यक्षता में कब किया गया, तो 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। इस आयोग में श्री सैम पित्रोदा के अतिरिक्त देश के जाने माने 7 विशेषज्ञ सदस्य, और इस आयोग का अपना कार्य 2006 से शुरू किया था। सैम पित्रोदा तो इसके अध्यक्ष थे, उनके अतिरिक्त देश के 7 जाने माने क्या थे, विशेषज्ञ सदस्य थे। और इस आयोग ने अपना कार्य कब किया, 2006 से प्रारंभ किया, ठीक है। स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना, इसका गठन होता है 13 जून 2005 को, किसकी अध्यक्षता में, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। और इसकी स्थापना, इसका प्रारंभ कब होता है, इस जो एनकेसी है इसका कार्य कब प्रारंभ होता है, 2006 में शुरू होता है, ठीक है। आयोग के विचारणीय विषय एवं कार्यक्षेत्र में क्या ऐसी बातें थी, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रबंधन में सुधार लाना था। और तीसरा पॉइंट है, कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना था, ठीक है। इसके कार्य क्षेत्र में ये बातें क्या गई। आयोग का प्रतिवेदन पूछेगा, आयोग का प्रतिवेदन 4 किस्तों में प्रस्तुत हुआ। इसका जो सिफारिश थी, इस आयोग की जो सिफारिश थी, उसका प्रतिवेदन 4 किस्तों में क्या हुआ, 4 किस्तों में प्रकाशित हुआ, प्रस्तुत किया गया, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। और जो संपूर्ण प्रतिवेदन था वो 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू द नेशन के नाम पे प्रकाशित हुआ। इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित था, ठीक है। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था, ठीक है, एनकेसी, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन था, उसने अपनी सिफारिश को 4 किस्तों में प्रस्तुत किया था। 2006 में किया, 2007 में किया, 2008 में किया और 2009 में
में इस आयोग ने संपूर्ण प्रतिवेदन निकाला, किसके नाम पे, राष्ट्र के नाम पर प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू नेशनल के नाम पे, ठीक है, प्रतिवेदन निकाला और इसे प्रकाशित किया। इसे कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित किया। उसमें पहला भाग था ज्ञान की सुलभता, इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की सुलभता। दूसरा भाग था ज्ञान के सिद्धांत, तीसरा भाग था सृजन, चौथा भाग था अनुप्रयोग, पांचवा भाग था सेवाएं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जो एनकेसी है उसने 2009 में अपना अंतिम प्रतिवेदन किस नाम से निकाला, तो किस ना, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से निकाला, जिसे इसने 5 भागों में विभाजित किया था। पहला ज्ञान की सुलभता, दूसरा ज्ञान के सिद्धांत, तीसरा सृजन और चौथा अनुप्रयोग और पांचवा सेवाएं। तो एक एक करके हम सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। जो पहला प्रथम भाग था वो ज्ञान की सुलभता, ठीक है, एक्सेस ऑफ नॉलेज, कि सभी को ज्ञान की सुलभता मिले। इसमें भी 7 बिंदुओं पर प्रकाश डाला। पहला भाग में क्या, जो ज्ञान की सुलभता था, इसमें 7 बिंदुओं पर प्रकाश डाला, ठीक है, शिक्षा के अधिकार पर प्रकाश डाला, भाषा पर डाला, ठीक है, अनुवाद पर डाला, ठीक है, आपका पुस्तकालय पर डाला, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पर, पोर्टल पर, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क पर। तो 7 भागों पर, ठीक है, 7 बिंदुओं पर प्रकाश डालता है प्रथम भाग एनकेसी का, ठीक है। जो ज्ञान की सुलभता है वो 7 भाग, पहला शिक्षा के अधिकार पर, दूसरा भाषा पर, तीसरा अनुवाद पर, चौथा पुस्तकालय पर, पांचवा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पर, छठा पोर्टल पर, सातवां स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क पर। ये क्या करता है, अपने बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। पहला जो इसका भाग था क्या, ज्ञान की सुलभता, एक्सेस ऑफ नॉलेज। सेकंड था इसका द्वितीय भाग में ज्ञान का सिद्धांत, ठीक है, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इसने अपना जो प्रकाश डाला वो 11 बिंदुओं पर इसने प्रकाश डाला, ठीक है। पहला था स्कूली शिक्षा पर इसने प्रकाश डाला, ठीक है, जो ज्ञान का सिद्धांत था इसने स्कूली शिक्षा पर प्रकाश डाला। दूसरा व्यावसायिक शिक्षा पर प्रशिक्षण पे प्रकाश डाला, उच्च शिक्षा पे प्रकाश डाला, ठीक है, गणित और विज्ञान में और अधिक प्रभावशाली छात्रों के लिए कार्य किया इसने। विविध शिक्षा हो गया, चिकित्सकीय शिक्षा हो गया, प्रबंधन शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, मुक्त शैक्षिक संसाधन और उत्तम पीएचडी, ठीक है। इसने ना जो दूसरा भाग था एनकेसी का ज्ञान का सिद्धांत, इसने 11 बिंदुओं पर प्रकाश डाला था, वो 11 बिंदु हमने चर्चा परिचर्चा कर ली, ठीक है। और तीसरा भाग इसका क्या था, सृजन था, क्रिएटिविटी था, ठीक है, क्रिएटेशन था, ठीक है। तो इसने 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला। जो तृतीय भाग था सृजन, इसने 5 बिंदुओं पर भाग डाला। पहला किस बिंदु पर, इसने बोला कि राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन पर इसने बल दिया, ठीक है, उस पर प्रकाश डाला। दूसरे पॉइंट था इसमें सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए कानूनी तंत्र बनाया जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट था बौद्धिक संपदा का अधिकार। चौथा पॉइंट था इसमें नवाचार और पांचवा पॉइंट था इसमें उद्यमशीलता। तो 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालता है एनकेसी का क्या, तीसरा भाग, जिसे आप सृजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चौथा भाग अनुप्रयोग था। तो अनुप्रयोग में 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला, ठीक है, एक परंपरागत चिकित्सा हो गया, दूसरा कृषि हो गया, तीसरा जीवन स्तर में सुधार लाना हो गया, ठीक है। पांचवें भाग में अगर बात करूं सर्विस, तो इसमें एक बिंदु पर प्रकाश डाला था, जिसे आप क्या ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, ई अभिशासन पर इसने प्रकाश डाला था, ठीक है। तो एनकेसी, ठीक है, एनकेसी ने कितने 5 भागों पे क्या डाला था, प्रकाश डाला था, और पांचों में अपने अपने बिंदु पर प्रकाश डाला था, ठीक है। हम सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा कर लिया, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे, ठीक है, इसके सजेशन क्या थे, मेन सजेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन के। तो इसने क्या सजेशन दिए, इसने सुझाव दिया कि शिक्षा, प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव इसने दिए, ठीक है। जो शिक्षा का प्रशासन है, ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें वित्त संबंधी इसने सुझाव दिया कि वित्त कैसे अरेंजमेंट किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ खर्च किया जाए, कहाँ से निकाला जाए। तो इसने शिक्षा प्रशासन के वित्त संबंधी सुझाव दिया। दूसरा पॉइंट था इसमें शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव दिया कि शिक्षा का संगठन कैसा होना चाहिए, उसके संबंधी इसने सुझाव देता है। तीसरा पॉइंट था स्कूली शिक्षा संबंधी सुझाव दिया। चौथा पॉइंट है उच्च शिक्षा संबंधी इसने सुझाव दिया। और पांचवा पॉइंट की बात करूं तो इसने व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी भी सुझाव दिए थे, ठीक है। शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझाव दिया और विविध विषय संबंधी इसने सुझाव दिए। किसने, तो एनकेसी ने, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। क्या बोला राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, देश में कम से कम कितने 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में खर्च का 20% शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की थी। आपसे पूछेगा किस आयोग ने उच्च शिक्षा के खर्च में 20%
शिक्षण शुल्क लेने के रूप में सिफारिश की थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर क्या कौशल विकास शब्द का प्रयोग करने की सलाह देता है। तो हमने क्या एनकेसी ठीक है, एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में 2005 के बारे में परिचर्चा कर लिया है। ठीक है, 2005 में गठन होता है, लेकिन ये अपना कार्य 2006 से प्रारंभ करता है। किसकी अध्यक्षता में? श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। सैम पित्रोदा के अलावा 7 और भी इसमें क्या थे? विशेषज्ञ शामिल थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 बोलते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, एक बहुत ही लंबी वीडियो हमने 1 घंटे की वीडियो डाली थी, इसमें उसके बारे में बहुत ही व्याख्यात्मक रूप में है, आप वहां पढ़ना, उसके बाद इधर आना। ये तो खाली रिवीजन है। ठीक है, खाली की पॉइंट बताएंगे यहाँ। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की घोषणा प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में की गई। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसकी घोषणा प्रारंभ में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में की गई। राज्य संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा, ऐसा कहा गया था RTE में। लेकिन वर्ष 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। ठीक है, इस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, जो अनुच्छेद 21 जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन में? जो 86वां संविधान संशोधन होता है उसमें अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। उसमें क्या शामिल किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। वहीं 2009 ईस्वी में बालकों की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पास किया गया। इसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट RTA कहते हैं। ठीक है, RTE कहते हैं इसे। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन का संविधान के भाग 4 को में वर्णित मूल कर्तव्यों का एक नया मूल कर्तव्य 51 जोड़ा गया, जो इस प्रकार है। ठीक है, माता पिता या संरक्षण 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को क्या कर दिया? लागू कर दिया। ठीक है, आता तो 2009 में है RTE, लेकिन लागू कब हो जाता है? प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, देखो कंफ्यूज करेगा, पूछेगा RTE की स्थापना कब हुई? स्थापना होती है 2009 में, लेकिन प्रारंभ कब होता है? इसे लागू कब करती है सरकार? 1 अप्रैल 2010 को लागू करती है। ठीक है, इसमें प्रमुख निम्नलिखित तत्वों पर बात कहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बच्चों को दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। बच्चे क्या कर सकते हैं? अपनी सुविधा अनुसार अपने क्षेत्र के विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कहा गया। ठीक है, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का अधिकार कर्तव्य होगा। ठीक है, वित्त का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होगा। ठीक है, 5वां पॉइंट है राज्य सरकार विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता निश्चित करेगी और बच्चों को अच्छी किस्म की शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएगा। ठीक है, प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उन्हें उन्हें शिक्षा देने के लिए वो विद्यालय में क्या करेगा? भर्ती कराएगा, उनका प्रवेश करवाएगा। ठीक है, पॉइंट 7वां है आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। ठीक है, इसने क्या बोला? RTE ने क्या बोला? जो निर्बल समुदाय के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है, जो अपनी फीस नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उनको पहली कक्षा में कितना 25% क्या
स्थान आरक्षित करने होंगे। ठीक है, कोई भी विद्यालय न तो दान या चंदा लेगा और न ही अभिभावक या बच्चों के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। विद्यालय न तो दान न तो चंदा लेगा, ठीक है, कुछ नहीं लेगा, अभिभावक या बच्चे के चयन के लिए कोई भी प्रणाली अपना सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उसे प्रवेश देने से मना नहीं करेंगे, उसे प्रवेश आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। उसे आप फेल नहीं कर सकते, बच्चे को आप क्या फेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसे आप ना निष्कासित, आप उसे क्या टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं विद्यालय से। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आरटीई 2009 के क्या हैं ये प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। देखो, किसी को दंड नहीं दे सकते हो, न तो फिजिकली न तो मेंटली। ठीक है, न तो आप शारीरिक दंड दोगे न मानसिक दंड दोगे तो बाल अपराध संरक्षण आएगा, आपको लेके कारावास के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक दंड यातना आप नहीं दे सकते हैं। मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जा सकता। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारियों का प्रशिक्षण और देखभाल की समीक्षा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और राज्य सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा। तो ये हमने किसके बारे में, हमने 3 टॉपिक इसमें कर लिए। ठीक है, एनसीएफ, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हमने कर लिया। ठीक है, हमने दूसरा क्या एनकेसी, ठीक है, एन मतलब नेशनल, के मतलब नॉलेज, सी मतलब कमीशन 2005 हमने कर लिया, जो प्रारंभ होता है 2006 से। ठीक है, और हमने इसमें कर लिया आरटीई, हमने इसमें आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी हमने इसमें कर लिया। तो ठीक है, तो 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 2 टॉपिक हमने पहले भी किए हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 और हमने आरटीई 2009 किए हैं, इनका रिवीजन हो गया। बाकी हमारा एनकेसी इसमें नया टॉपिक है, देख लेना आप। और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक साथियों में पहुँचाने की कोशिश करना। सपना आपका साकार हम करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। बाकी इस वीडियो के PDF आपको मैं यूके टीचिंग परीक्षा के कहाँ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो अगर वीडियो समय पर पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल पे क्या है, घंटा वाला क्या होता है, आइकन होता है, उसे प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, जिससे आपको यूट्यूब समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन भेजेगा। हमारी एक दिन में 3 वीडियो आती हैं। ठीक है, हमारी एक दिन में 3 वीडियो आती हैं, सुबह 8 बजे आती है। ठीक है, पहली हमारी क्लास सुबह 8 बजे चलती है, दूसरी क्लास हमारी दिन में 12 बजे चलती है और तीसरी क्लास हमारी शाम को 5 बजे चलती है। तो इन क्लासों का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप अभी अपने YT चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। बाकी PDF आप कहाँ से, टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।